हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपने जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो आज हम एक बात करेंगे एक ऐसे संगठन के बारे में जिसका नाम है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और आपको सोच के लग रहा होगा एससीओ बहुत बार नाम सुना है, हर बार भूल जाते हैं इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, क्या है, क्या इसकी जिम्मेदारियाँ हैं। और इंडिया अपने धुर विरोधी जैसे पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर इस संगठन में क्या कर रहा है एक्चुअली में। तो मैं आपको एक डिटेल पूरा आज ओवरव्यू दूंगा, इस पर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे इनके विचार नहीं मिलते हो या इनकी मतलब डिक्लेरेशन, फाइनल डिक्लेरेशन में इनके साइन नहीं हो, लेकिन फिर भी एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं जैसे नेटो है उसी तरह से एससीओ का भी अपना एक बहुत दबदबा है। और आपको बताऊंगा जब इनके आंकड़े देखोगे ना तो 40% पॉपुलेशन से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इस पर पूरा जानेंगे चाइना और जो पाकिस्तान का बॉन्डिंग है उसको इंडिया किस तरह से फेस करेगा, जो इंडिया के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं उसको इंडिया किस तरह से काउंटर पार्ट करेगा। और जैसे अभी रिसेंटली जो चाइना में जो हो रहा है एससीओ का समिट, तो उसमें जो भी डिफ्लेक्शंस आए हैं इंडिया की तरफ से उन सब की डिस्कशन मैं अलग से एक वीडियो लाके करूँगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एससीओ के बारे में जानेंगे और इंडिया के चैलेंजेस क्या है, एससीओ और चाइना और जो पाकिस्तान की जोड़ी है उसको इंडिया किस तरह से काउंटर कर रहा है और कौन कौन से ऐसे संगठन खड़े किए हैं इसके काउंटर करने के लिए। क्योंकि इंडिया एससीओ में रहते हुए भी इंडिया बिल्कुल एकदम बैलेंस चाहता है। इंडिया को वेस्टर्न साइड भी जाना है, इंडिया को क्वाड में भी जाना है, इंडिया को ऑकस में भी भागीदारी लेनी है। तो इन सबको एक साथ मिलके फिर भी इंडिया एससीओ में जाके अपने समिट में भागीदारी लेता है। तो पहले इसकी संरचनाओं को समझेंगे, कितने देश हैं, कितने रिसेंट में कितने और कंट्रीज इसके साथ जुड़े हैं और किस तरह से एक मजबूत संगठन है जिसमें इंडिया का भी दबदबा है। लेकिन आपको पता होगा कि एससीओ में मोस्टली चाइना का एम्प्लॉय ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम पूरा इसमें जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहेगा। तो आपको आज के बाद कहीं एससीओ के बारे में मतलब कुछ भूल नहीं जाओगे और आपको पूरा ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि एससीओ एक्चुअली में है क्या और क्या काम करता है और क्या किस तरह से इसकी रणनीति चलती है। तो जनरली मैं आपको बता दूं, संघाई को जो एससीओ है इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे आज हम, जिसमें इंडिया की पोजीशन क्या है और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है। तो अभी फुल मेंबर की बात करें तो 10 फुल मेंबर हैं, ठीक है। तो 10 टोटल फुल मेंबर्स हैं अभी। और अभी हाल ही में जुड़ा था जिसका नाम था बेलारूस। 10वां कंट्री कौन था? बेलारूस। और फर्स्ट जो फाउंडिंग मेंबर था वो कौन था? चाइना, ठीक है। इंडिया कब जुड़ा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और इसमें क्या है कि 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जो नज़दीक के पड़ोसी स्टेट हैं उसको ऑब्जर्वेशन। और सेकंड चीज़ ये आप देख रहे होंगे 40% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशंस हैं वो एससीओ कंट्रीज़ में, मतलब इन 10 कंट्रीज़ में आपको 40% वर्ल्ड की मतलब वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इसमें रहती है। और 20% जो ग्लोबल जीडीपी है उसका योगदान ये सिर्फ 10 कंट्री दे रहे हैं। तो इन आंकड़ों से आप पता लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट संगठन है जो 40% पॉपुलेशन और 20% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इन 4 कंट्रीज़ में, इन 10 कंट्रीज़ में। तो इस हिसाब से बहुत एक इम्पोर्टेंट है। और जैसे अभी ईरान का इसराइल का युद्ध चल रहा है उसमें एससीओ की क्या क्या भागीदारियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक सोचने वाली हैं और आपको एक समझने वाली एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं देने की कोशिश करूँगा। तो बात करेंगे 2001 में एससीओ स्टेबलाइज हुआ। उस समय 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिसमें मोस्टली रसिया था और चाइना था और बहुत सारे और कंट्री थे जिनके मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। और 2017 में, ये डेट याद कर लें, 2017 में जब इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं एज ए फुल मेंबर्स, तो पहले कितने थे? 6, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए? 8 मेंबर, ठीक है। उसके बाद 2023 में ईरान बिकम्स द फुल मेंबर। ईरान भी अभी एससीओ का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद 2024 में कौन ऐड हो जाता है? बेलारूस ज्वाइन एज ए 10th मेंबर। तो 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसके बाद 2 इंडिया और पाकिस्तान ऐड होते हैं, उसके बाद ईरान आता है और उसके बाद 2024 में हाल में बेलारूस इसमें भागीदारी करता है और बेलारूस 10वां कंट्री बन जाता है। तो व्हाट इज़ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका फाउंडेशन और इसका पर्पज़ क्या है एक्चुअली में? तो एससीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 में चाइना इसको बनाता है और अपने रीजनल जो भी देश हैं उनसे बातें करने के लिए या उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए एक बहुत संगठन था जिसने चाइना ने शुरुआत की। तो इवोल्विंग फ्रॉम द संघाई 5 ग्रुप, एक ही यूरेशियन है। अब इसमें यूरोप प्लस एशियन कंट्रीज़, तो इसको यूरेशियन पॉलिटिकल
जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है उस पर फोकस करेगा और रीजनल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन एक्चुअली में चाइना आजकल भटक गया इन पर्पज़ से, लेकिन जब शुरुआत किया तो पर्पज़ यही था कि हमें यहाँ रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना है। लेकिन अभी तो वो इंडिया को टारगेट कर रहा है या बहुत सारे और कंट्री के साथ, मतलब अभी वो मतलब जो अपना कोर ऑब्जेक्टिव था उनसे हट के थोड़ी काम कर रहे हैं। तो इसमें मोस्ट कोर ऑब्जेक्टिव बात करते हो कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था और कल्चरल एक्सचेंज था और बहुत सारे और जो रीजनल पॉलिटिक्स थी या रीजनल चीज़ें थी उनको काउंटर करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए, और किस तरह से इकोनॉमी चलेगी, किस तरह से सिक्योरिटी अलायंसेस करेंगे। लेकिन एक्चुअली में सिक्योरिटी अलाउंसेस इन कंट्रीज़ में है नहीं, क्योंकि इंडिया चाइना का चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का सही से नहीं चल रहा है, और ईरान का आपको पता ही है, अभी रशिया का भी मतलब इंडिया रशिया का ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत सारे और कंट्री के साथ अभी रिलेशन सही नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी बैठकें होती रहती है और ये डिसाइड करते रहते हैं। तो फुल मेंबर्स आपको 10 कंट्रीज़ बता दूं। सबसे बड़ा है चाइना, जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी इन कंट्रीज़ में, और उसके बाद रशिया है, ये भी फाउंडिंग मेंबर था और मिलिट्री लीडर है, अच्छी मिलिट्री है अभी इनका यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है। उसके बाद उसमें कजाकिस्तान था जो एशियन एनर्जी का हब कहलाता है। उसके बाद किर्गिस्तान का बात करते हैं, स्ट्रेटेजी लोकेशन है किर्गिस्तान। उसके बाद ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान। ये जो 6 कंट्री थे ये फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद 2017 में अपना इंडिया आता जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बाकी पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। उसके बाद 2023 में ईरान जुड़ता है, और ईरान आपको बता दूं मतलब बहुत सारा गैस और पेट्रोलियम का पावर हाउस है ये। तो एशिया के नज़रिए से और चाइना के नज़रिए से ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेलारूस और न्यूएस्ट मेंबर जो 2024 में जुड़ा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है फॉर द बेलारूस। आपको पता होगा जो रशिया का यूक्रेन पे अटैक हो रहा है, तो बेलारूस के जरिए रशिया को इससे बेलारूस से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें तो 4 थे, 4 में से आपको अफगानिस्तान दिखेगा, मंगोलिया दिखेगा, म्यांमार दिखेगा और श्रीलंका दिखेगा। उसके बाद डायलॉग पार्टनर्स बहुत सारे कंट्री है, तुर्की हो गया, सऊदी हो गया, इजिप्ट हो गया, बहरीन हो गया, ये सारे कंट्रीज़ ऐसे। तो यहाँ देख इंडिया आपको नज़र आएगा 1, पाकिस्तान 2, चाइना 3, ताजिकिस्तान 4, किर्गिस्तान 5, मंगोलिया 6, कजाकिस्तान 7, उज्बेकिस्तान 8, रशिया 9 और ईरान मंगोलिया नहीं है, मंगोलिया वो है पार्टनर, ईरान 9, और अभी जो बेलारूस हाल में यहाँ से जुड़ा है रशिया के पास, वो 10 कंट्री आपको एससीओ में देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में रिसेंटली में 2025 का एससीओ समिट हो रहा, तो उसमें मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया ने क्यों उस पर साइन करने से मना कर दिया, वो सारी चीज़ें। लेकिन इससे पहले जो 2024 का एससीओ समिट था वो आपके हुआ था अस्ताना, जो कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी है अस्ताना में, और यहाँ जहाँ इंडिया का रिप्रेजेंटेट किया था एस जयशंकर साहब ने। और ये 2024 को हुआ था, और मेजर आउटकम्स एंड अस्ताना डिक्लेरेशन के ये कोई इतना लेन देना नहीं इनसे ज़्यादा। की थीम्स ऑफ डिक्लेरेशन, अब जो भी डिक्लेरेशन होते हैं उनकी मेन थीम क्या रहती है, तो फर्स्ट रहती है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन करने इनको, कि इनहांस जॉइंट एफर्ट अगेंस्ट द टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड साइबर थ्रेट्स। तो इन चीज़ों के बारे में था, लेकिन टेररिज्म के बारे में इस बार इंडिया का सही चीज़ें नहीं चली पहलगाम अटैक के बाद, तो इन चीज़ों में अभी बोलने के लिए है लेकिन इन पे सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बाद इनका और ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंट सेटलमेंट क्लियरिंग मैकेनिज्म एंड पेमेंट सिस्टम। मतलब एक एससीओ का अलग से पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, और जैसे मतलब किसी भी कंट्री में जाओगे तो पेमेंट सिस्टम सही रहेगा, तो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ काम करेंगे। और उसके बाद है मल्टीलैटरलिज्म, कि बहुत सारे आयामों पे काम करना, ठीक है। सपोर्ट फॉर द यूएन सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम एंड पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, भाई यूएन का सपोर्ट करना और बहुत सारे। और उसके बाद आप बात करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल स्टेबिलिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा रीजनल अनस्टेबिलिटी यहाँ नज़र आती है। फोकस ऑन अफगानिस्तान सिचुएशन एंड सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब सेंट्रल एशिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और अफगानिस्तान में जो मामला हुआ है, इंडिया के पड़ोस में जो बांग्लादेश है उसमें भी, तो रीजनल कहीं न कहीं अनस्टेबिलिटी आती है, और ऐसे समिट का भी बहुत महत्वपूर्ण बढ़ जाता है। उसके बाद वाई एससीओ इज़ क्रूशल फॉर द यूरेशियन कंट्रीज़। फर्स्ट है कि सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है उसको सही कर पाएंगे, ये इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे अपने आप में, एनर्जी की सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे एनर्जी जो जैसे रसिया हो गया, ईरान हो गया, बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको सप्लाई से एससीओ का। लेकिन एक्चुअली में एससीओ के जो भी अभी टारगेट्स हैं उससे भटका हुआ नज़र आता है, क्योंकि इंडिया के चाइना अगेंस्ट चल रहा है, तो अभी जब लीडर ही अगेंस्ट चल रहा है तो सारी चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही है। तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी बना रहे। अब जियोपॉलिटिक्स देखो, इंडिया ईरान इजराइल को सपोर्ट कर रहा है कि ईरान को कर रहा है, इसमें भी अभी इंडिया पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और चाइना भी किस तरह से कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को है, लेकिन जब इसका उद्देश्य ये था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कल्चरल प्रिजर्वेशन, अब इंडिया का और पाकिस्तान का भी कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, लेकिन अभी इनके है तो हम क्या ही कर सकते हो उसका।
इंडिया की पोजीशन क्या है एससीओ जॉइंट डिक्लेरेशन। अब देखो इंडिया बहुत क्लियर है, इंडिया का अपना एक ही है कि मल्टी अलाइनमेंट। हम एक साथ एक अप्रोच के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। पॉलिसी विद इन एससीओ, तो इंडिया की कौन सी पॉलिसी है कि मल्टी अलाइनमेंट, हम सबके साथ जुड़े रहेंगे और सीकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स। हम ये देखेंगे कि हमारा अच्छा कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, हम उसके बाद ही देखेंगे। वाइल अवॉइडिंग कमिटमेंट्स, कि हम ऐसे नहीं करेंगे ईरान पर अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम अपना रखते हैं मल्टी अलाइनमेंट, हम सबके साथ रहेंगे, हम वेस्ट के साथ रहेंगे, हम मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ रहेंगे, जापान के साथ रहेंगे, ताइवान के साथ भी हमारा रहेगा। इट्स बॉर्डर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंडिया को क्या क्या पोजीशन और चैलेंजेस है, देखो इंडिया क्या करता है, हमेशा सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स फॉरेन। अब इंडिया ऐसा कोई वक्तव्य जाके नहीं देता जैसे उसकी जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है उसको कोई न कोई मतलब हार्म पहुंचे, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करते। सच अभी अभी जो 2024 का जब डिक्लेरेशन हुआ तो उस पर ये बाकी सारे कंट्री बोले कि ईरान का जो गाजा पर अटैक हुआ ये वो, उस पर कंडेम। इंडिया का नहीं, तुम जाओ, हम नहीं करते, हम मल्टी अलाइनमेंट करते हैं, हम ईरान के साथ भी रहेंगे, हम इसराइल के साथ भी जुड़ के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक फोकस रहता है इंडिया का, भाई हाँ इंडिया का मेन यही रहता है कि प्रायोरिटाइज ट्रेड करना होता है, कोऑपरेशन करो मिलिट्री में, सिक्योरिटी में, अलाइनमेंट में। अब इंडिया का चाइना के साथ हो ही नहीं सकता है, तो इंडिया का रशिया के साथ फोकस रहता है उसका। और चाइना इंडिया को बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म देंगे इज द चाइना वाइल मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एल्सवेयर। और उसके बाद आप देख सकते हैं पाकिस्तान का डायनेमिक्स, तो मेंटेन्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। देखो इंडिया क्या करता है, बायलैटरल टेंशंस तो है इंडिया के साथ मतलब, लेकिन इंडिया क्या करता है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखता है, जिससे फ़ायदा रहता है कि कई बार ये क्या है कि ये पगले हैं वैसे ही, दिमाग कभी छिल गया तो मतलब कुछ भी कर, तो इंडिया एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रहता है। कुछ भी जैसे सिचुएशन होगी जब अभिनंदन जी उधर गिर गए थे तो उस समय तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी, उस टाइम बायलैटरल टेंशंस थी इंडिया में, टेररिज्म का कंसर्न्स भी था, लेकिन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रहती है, तो जिससे जैसे इंडिया का कोई सैनिक चला गया या कोई मतलब चला गया तो ये सारी चीज़ें एक कंट्री के बीच में चलती रहती है, बैक द डोर चलती है, ओपन डोर में कुछ नहीं। अब रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया सपोर्ट्स करता है चाबार पोर्ट का, और उसके अगेंस्ट वो चाइना में पाकिस्तान में बना रहा है ग्वादर पोर्ट। और उसके अलावा इंडिया का जो मेन अभी एससीओ का कंसर्न वही है कि चाइना और पाकिस्तान का जो बॉन्ड है वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा चैलेंजेस बन रहा है, और शायद आने वाले टाइम में इसमें कुछ सुधार करने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन वो पता है कि पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन हो गए नहीं इंडिया के, और चाइना के साथ इंडिया इतना चाहता नहीं है, लेकिन अपना ट्रेड चलता रहे। ये दोनों कैसे हैं, आयरन ब्रदरहुड अलायंस है। अब इसमें देखो आयरन ब्रदरहुड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को यूटिलाइज़ करता है अपना, वो बड़ा बच्चा है, ठगा जा रहा है बार बार, फिर भी वो उसमें खुश हो रहा है, ये चाइना ने हमारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए क्या किया तुम्हें पता नहीं है क्या। तो चाइना एंड पाकिस्तान मेंटेन व्हाट दे कॉल इन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। इसमें चाइना का फ़ायदा है, बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और ये बड़े बड़े समझ नहीं रहे अभी तो इन चीज़ों को। डिप्लोमेटिक अपना पूरा देश भेज दिया इन लोगों को। चाइना का पाकिस्तान का कोऑपरेशन यही है कि ये न्यूक्लियर असिस्टेंट देते हैं इनको, और डिफेंस में बहुत सारे इनको बंदूक गोलियां देते हैं जो चलती तो है नहीं, लेकिन वही है कि टेस्ट करने का कोई तो है, तो इनको दे दो, फालतुओं को ये टेस्ट करेंगे, इनको भी पता चल जाएगा हमारी कितनी एक एफिकेसी है या एक्यूरेसी कितनी है। अब बीच में ये सारे वो कोरोना की तो वही थी, पाकिस्तान वालों पे टेस्ट कर रहे थे। तो ये यूटिलाइजेशन है, ये कोई कोऑपरेशन ऑपरेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये कहने के लिए कोऑपरेशंस हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब मिलिट्री इनके साथ क्या ही करेंगे जिनसे खुद से बंदूक चल नहीं रही है, खुद के शरीर पर लगा रहे हैं वापस, और इंटेलिजेंस शेयरिंग है। बाकी चाइना का मेन यही है कि हमें इकोनॉमी पे काम करना है, हमारे बंदूक गोली इनके बेचो, इन पे ट्राई करो, पुराने हो गए वो इनको बेच दो, नहीं अपन बना लेंगे, क्योंकि पुराने क्या ही करेंगे, बच्चे पड़े होंगे तो बेच दो इनको, मूर्खों को। ये खुश होंगे मेरे पास GF-17 है, तुम क्या करोगे GF-17 को, 3-4 तो हमने गिरा दिए धमाधम। तो उसके बाद अभी बहुत सारे जैसे मैरीटाइम कंसर्न्स हैं, न्यूक्लियर डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स भी हैं इन कंट्रीज़ के बीच में। और सर्वे डाटा कहता है कि 90% ऑफ पाकिस्तान है फेवरेबल व्यू ऑफ चाइना। पाकिस्तान के 90% लोग कहते हैं कि चाइना हमारा फ्रेंड है, चाइना हमारा दोस्त है, ये करेगा तुम्हारा, चाइना क्या करेगा तुम्हें पता नहीं है कि साले। लेकिन फिर भी सही है इनका चलना, तो इनका ऐसे चलता है, बोले लोगों को ठगा जा रहा है, फिर भी बोले रहे हमको नहीं ठग रहा कोई। तो वही है। अभी की टेकवेज और फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा इंडिया का। देखो इंडिया का एससीओ इवोल्यूशन, इंडिया हमेशा एससीओ में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इंडिया को चाइना से नहीं बन रही है, पाकिस्तान से नहीं बन रही, लेकिन इंडिया के रशिया से बन रही है, इंडिया का ईरान से बन रही है, इंडिया के किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उन सब से तो इंडिया को वो देख रहा है कि हम इनको टारगेट, हमको बड़े लोगों से क्या ही करना है, हमको अपना फ़ायदा चाहिए ना, तो हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, चाइना पाकिस्तान तुम अपना करो, तुम अपनी एक की लूँगी दूसरे को बेचो, ठीक है। और ये 40%